रवि कुमार, स्वागत है आपका झारखंड को कृषि में। रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। अभी तक जितना भी आपने भूगोल में पढ़ा वो फिजिकल सेक्शन में शामिल किया जाता है, यानी कि झारखंड का भौतिक भूगोल। और आपके सिलेबस में झारखंड का भौतिक और आर्थिक भूगोल आज से जो शुरू होने वाला है वो झारखंड का आर्थिक भूगोल शुरू होने वाला है। इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि, खनिज, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल बेल्ट कहाँ कहाँ है, या फिर एग्रीकल्चरल रीजन कहाँ कहाँ है झारखंड के, तो इन सारे तत्वों पर जो हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो आपके प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा सेक्शन को भी कवर करेगा। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं कृषि सेक्शन। और देखिए, झारखंड के भूगोल को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं कुल मिला करके, जितना मैं इधर क्लासेस लेने वाला हूँ। तो झारखंड के कृषि के अंतर्गत आज कृषि के समान विशेषताओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। झारखंड को एक कृषि प्रदेश नहीं कहा जाता है, एक खनिज आधारित एक प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ की 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि का महत्व तो बढ़ ही जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है और इसमें से कृषि योग्य है, आप हेक्टेयर में बदलते हैं तो यह 18 लाख हेक्टेयर है। ओके, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह 24.5 लाख हेक्टेयर तक ले जाया जा सकता है अगर उचित कृषि प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है आपका, लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर यहाँ पर खेती जो है संभव है, 22.7%। क्लियर। अगर झारखंड के भूमि उपयोग को देखा जाए तो यहाँ पर वन जो है 29.2% क्षेत्र पे फैला हुआ है। क्लियर। और कृषि के लिए अप्रयुक्त भूमि माने कृषि के लिए योग्य है ये, और दूसरा बंजर भूमि। कृषि के लिए ये योग्य है लेकिन कृषि नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? या तो वहाँ पर आपका घर वगैरह बन गया है, रोड बन गया है, रेल लाइन बन गया है, ठीक है, या किसी अन्य कारण से आपका नहीं प्रयोग हो पा रहा। अब बंजर भूमि जो है 7.2%। इसके अलावा झाड़, छोटे वृक्ष, ये जो है 1.4% हैं। झारखंड की कुल भूमि का बात हो रहा है। और चारागाह जो फैला हुआ है यहाँ पर 1.1% पर फैला हुआ है। लैंड यूज का यहाँ पर बात हो रहा है झारखंड का। कृषि योग्य प्रतिभूमि मैं ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 माह का पुराना है। क्लियर। वो है 3.5%। थोड़ा पुराना प्रतिभूमि जो कम से कम 1 साल पुराना है, ठीक है, तो 1 साल पुराना जो होगा आपका, उसको नई प्रतिभूमि बोलते हैं। ये 15.2% है। और जो बहुत पुराना होगा, या चालू प्रतिभूमि कर दीजिए, सबसे बेहतर है, नहीं इसको मान लीजिए। चालू प्रतिभूमि जो है 15.2% है। वहीं पुरानी प्रतिभूमि 3-4 साल पुराना, 2 साल से अधिक पुराना 9.8% है। क्लियर। इधर हो गया होगा, उतार लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका 7वां नंबर में
शुद्ध शुद्ध बोई गई भूमि, नेट सॉन एरिया, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेट सॉन एरिया का अर्थ होता है कि जितना क्षेत्र में जो है आपने अनाज लगाया, कोई भी फसल लगाया है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 हेक्टेयर का जमीन है। क्लियर, यहां पर आप कुछ लगा दिए, पूरा 2 हेक्टेयर में लगा दिए, तो नेट सॉन एरिया जो होगा वो 2 हेक्टेयर ही होगा। क्लियर, नेट सॉन एरिया कितना होगा? 2 हेक्टेयर ही होगा। लेकिन अगर आप इसको 2 राउंड खेती कर लेते हैं, एक वर्ष में 2 बार खेती आप कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका नेट सॉन एरिया जो होगा 2 हेक्टेयर ही रहेगा। क्लियर, लेकिन जो आपका टोटल ग्रोस सॉन एरिया उसको बोलते हैं, ठीक है, कुल कितना बोया गया, तो ये हो जाएगा 4 हेक्टेयर। अगर 3 बार करते हैं तो ये हो जाएगा 6 हेक्टेयर। क्लियर हो रहा है ना? तो ग्रोस सॉन एरिया होता है वो GSW, GSA, और ये हुआ नेट सॉन एरिया, क्योंकि ज़मीन तो उतना ही है। आप बार बार 2-3 बार खेती करके अपने जो क्रॉप एरिया को जो है बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, क्रॉप एरिया को जब आप टोटल क्रॉप एरिया को बढ़ा लीजिएगा तो ग्रोस में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन नेट सॉन एरिया जो है आपका वो फिक्स रहेगा, यानी कि जितना शुरू में आपने लगाया, जितना आपका ज़मीन है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो वो है आपका झारखंड के पास 22.7% शुद्ध बोई गई भूमि। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप की बात करते हैं, फसल की गहनता की बात करते हैं, तब ये देखते हैं कि कितने क्षेत्र में हम लोगों ने डबल उत्पादन किया है। ठीक है, तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल या फिर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सब का जो आपका होता है फसल गहनता अधिक होता है, इंटेंसिटी अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही ज़मीन पर उन लोग 2-3 बार जो है खेती ले लेते हैं, इसलिए उनका जो क्रॉप का इंटेंसिटी होता है, ठीक है, वो आपका 200% के आसपास होता है। यानी कि एक ही ज़मीन पर अगर 2 बार आप उसी एरिया में उपजा लेंगे तो ये 200% होगा, लेकिन झारखंड में है आपका 114.5%। ठीक है, इसमें 100 माइनस कीजिए तो बचा 14.5%, यानी कि 14.5% ज़मीन ही ऐसा है जहाँ पर झारखंड में डबल क्रॉपिंग होता है। ठीक है, बाकी जगह सिंगल क्रॉपिंग ही होता है, धान वगैरह लगाया जाता है। अब हम लोग आते हैं झारखंड की कृषि की विशेषताओं पर। विशेषता में जो आपका सबसे पहला होगा भूमि की विविधता, क्योंकि उच्चावच की विविधता है, इसीलिए यहाँ पर भूमि की विविधता भी पाई जाती है। इसमें जो 2 प्रमुख भूमि है झारखंड में, दोन और टांड। दोन को पुनः 3 पार्ट में बांटा जाता है। दोन एक रोमन लिपि में लिख दीजिएगा, दोन 2, दोन 3। टांड को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है, टांड 1, क्लियर। देखिए, दोन जो होता है निम्न भूमि को कहा जाता है, जो झारखंड में रहते होंगे जानते होंगे। टांड जो है उच्च भूमि को कहा जाता है। यही अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर जो आपका होता है धान का खेती स्पेशली होता है। क्लियर, धान जो होता है एक सिंपल पतला चावल का होता है झारखंड में, और दूसरा जो होता है मोटा चावल का, उसको गोड़ा धान भी बोलते हैं। जो आपका गोड़ा धान जहाँ पर होता है जिस खेत में, उसको गोड़ा भी कहा जाता है। क्लियर, तो देखिए दोन 1, दोन 2, दोन 3,
2 1 जो होता है, इस ढंग से डिवीजन क्यों किया गया है, तो 2 1 जो होता है इसकी जल ग्रहण क्षमता अच्छी खासी होती है, आर्द्रता बनाए रखता है पहला। दूसरा, इसकी उर्वरता जो है अधिक होती है और इसके अपेक्षा ये कम उर्वर होता है और ये और कम उर्वर होता है। क्लियर। तो धान के लिए आपका ये प्रसिद्ध है, दोनों का जो सेक्शन हुआ, टांड 1, टांड 2, टांड 3। इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो एक ऊंचा भूमि होता है और ऊंचे भूमि पर ही प्रायः मानव की बस्तियां पाई जाती हैं ताकि बाढ़ एवं अन्य खतरों से बचे रहें। ठीक है, पहला। तो दूसरा, टांड 1 जो होता है आपका, वो बस्तियों के आसपास होता है, बस्तियों से वो दूर नहीं होता है। ठीक है, और जो यहाँ का विशेषता है कि चूंकि बस्ती के आसपास होता है, आपके घर के आसपास जो खेत वगैरह होता है उसको टांड 1 में आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह का खेती किया जाता है मुख्य रूप से, और सिंचाई का साधन के रूप में प्रयोग होता है कुआं। क्लियर। ऐसे कुआं प्रमुखता से यहाँ पर सिंचाई के साधन में प्रयोग नहीं होता है झारखंड में, लेकिन टांड 1 में आपका कुआं का प्रयोग होता है, क्योंकि घर के आसपास का ज़मीन रहता है, पंप सेट वगैरह लगा करके जो है कुआं से सिंचाई जो है कर दिया जाता है। ठीक है, और जो टांड 2 और टांड 3 है, ठीक है, टांड 2 तो संक्रमण क्षेत्र हो गया, फिर टांड मैंने गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, टांड 3 सुदूर क्षेत्र में थोड़ा होता है लेकिन ऊंचा ही क्षेत्र होता है। टांड क्षेत्र थोड़ा कम उपजाऊ होता है दोनों के अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर दलहन तिलहन वगैरह का प्रयोग उपज जो है ज़्यादा होता है, जिसमें विशेष रूप से आपका आजकल जो है चना गेहूं इत्यादि का भी उत्पादन झारखंड के कुछ क्षेत्रों में होने लगा है। किन किन क्षेत्रों में क्या उत्पादन होता है ये अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा जब मैं कृषि प्रदेश पढ़ाऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि टांड 1 जो है इसको बारी भूमि भी बोलते हैं। ठीक है, सब्जी वगैरह यहाँ पर होता है, कुआं से खेती होता है। तो ये था झारखंड के भूमि का विभाजन। अब चलिए दूसरा जो विशेषता यहाँ का होता है कि बहुत ज़्यादा झारखंड के पास कृषि ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि कुल क्षेत्रफल के मात्र 22.7% पर ही कृषि कार्य संभव है। क्लियर। और इसमें भी 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं झारखंड के इलाकों को। एक 300 मीटर से ऊंचा क्षेत्र, ठीक है, MSL, एक 300 मीटर से नीचा। क्लियर। यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर 10% के अप्रोक्स जो है खेती संभव हो पाता है। ठीक है, जितना भी जमीन है, चूंकि ऊंचा क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उपजाऊ नहीं है, तो 10% में आएगा। तो इसमें आप किसको शामिल कीजिएगा, खुद सोचिए। भूगर्भिक संरचना तो आपको पढ़ा ही चुके हैं। झारखंड के अधिक हाइट वाले क्षेत्र कौन कौन हैं? राजमहल हैं, पाठ प्रदेश हैं, या फिर अनुर्वर क्षेत्र वाले जो हैं, या जंगली क्षेत्र वाले को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पोड़ाहाट हुआ, सारंडा हुआ, ठीक है, रांची हजारीबाग बाएँ हैं, रांची हजारीबाग पठार के अधिकांश क्षेत्र को आप शामिल कर सकते हैं, जहाँ पर 10% ही है। लेकिन जहाँ 300 मीटर से कम वाले हैं वहाँ पर क्या आपका होता है कि 30% से अधिक चला जाता है रेट। तो कुल मिलाकर के, यानी कि 30% से अधिक क्षेत्र में आप खेती कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह आपका बनता है 22.7%। इसके अलावा जो इसका तीसरा आपका विशेषता है झारखंड के कृषि का, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है, विशेष रूप से धान की। अठारह लाख हेक्टेयर में एवरेजली जो है खेती किया जाता है, जिसमें 16 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में अनाजों का खेती होता है, और 2 लाख हेक्टेयर के एवरेज, इससे कम ही रखिए, नकदी फसलों का खेती होता है। क्लियर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खाद्यान्न की जो है आपका विशेषता यहाँ पर है, अनाज की विशेषता है। और मानसून पर निर्भरता,
एक जो इम्पोर्टेंट है मानसून, सिंचित भूमि 10% के आसपास है झारखंड में, ठीक है। बाकी में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मानसून आया तो खेती होगा, मानसून नहीं आया तो खेती नहीं होगा। इसलिए झारखंड की कृषि को कहा जाता है मानसून के साथ जुआ। क्लियर? मानसून आया तो ठीक, अन्यथा सारा बर्बाद हो गया। लोगों की निर्भरता कृषि पर एवरेजली 75% लोग आज भी झारखंड में कृषि पर निर्भर हैं, ठीक है। हालांकि ये वितरण जो है आपका समान रूप से नहीं है। अगर आप कुछ शहरी क्षेत्रों में चल जाए जहाँ पर शहरीकरण का प्रभाव ज़्यादा है, धनबाद इलाका हुआ या आपका पूर्वी सिंहभूम इलाका हुआ या फिर आपका जो माइनिंग क्षेत्र है कुछ, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में जो है ये 50% से नीचे हैं। बोकारो हुए, गिरिडीह हुए, ठीक है, तो ये 50% से नीचे हैं। लेकिन वही अगर आप जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर कोई और साधन नहीं है, आर्थिक साधन नहीं है, जैसे गुमला हुआ, लोहरदग्गा हुआ, सिमडेगा हुआ, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है आपका 80% से भी ऊपर चला जाता है जो कृषि पर निर्भर हैं। झारखंड के कृषि के एक प्रमुख विशेषता आपकी जो है कि यहाँ पर झारखंड में कृषि आधारित उद्योगों का तो विकास नहीं हुआ है, लेकिन कृषि संलग्न गतिविधियों में पशुपालन को अत्यधिक महत्व है प्राचीन काल से ही, ठीक है। पशुपालन के कारण ही यहाँ पर अंडा, मांस, मुर्गी पालन यहाँ होता है, बकरी पालन होता है, अन्य मवेशियों का पालन होता है। तो अंडा और मांस में जो है झारखंड आपका आत्मनिर्भर है, ये इसका विशेषता है प्रमुख, ठीक है। अब चलिए झारखंड के प्रमुख फसलों के बारे में जान लेते हैं, अलग अलग सीजन्स। ये विशेषता था झारखंड के कृषि का। फसल कौन कौन से ऋतु हैं, ठीक है। गर्मा, भदई, अगहनी, रब्बी फसल। इसको आप खरीफ में शामिल कर सकते हैं, ओके। इसको दो पार्ट में मैंने बांट दिया है। देखिए गर्मा फसल जो है नाम से ही पता चल रहा है, ये गर्मी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो खासियत होता है कि उसी स्थिति में होगा जब सिंचाई की व्यवस्था होगी, लेकिन क्योंकि गर्मी में तो आपका वर्षा होने से रहा, बहुत कम वर्षा होते हैं गर्मी में, इसलिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत सब्जी वगैरह शामिल कर सकते हैं, जायद फसल भी शामिल कर सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपका गर्मा फसल, ये भी झारखंड में अच्छा खासा हो जाता है। रहा भदई और अगहनी। भदई फसल और अगहनी फसल में अंतर यही है कि भदई फसल जो है जून माह में लगाया जाता है और अक्टूबर माह में काट लिया जाता है, जबकि अगहनी फसल जो है जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगाया जाता है, नवंबर तक उसको जो है काट लिया जाता है। दोनों का जो प्रमुख फसल है धान है, लेकिन अंतर देखिए, यहाँ पर गोड़ा धान है मुख्य रूप से और यहाँ पर सिंपल धान है। गोड़ा धान यानी कि मोटा धान है, इसके अलावा मक्का, तिल, ठीक है। ये सब जो आपका होगा दोन भूमि में होगा, और टाण भूमि में जो आपका होगा यानी कि जो ऊंचा भूमि है वहाँ पर कोदो वगैरह हो जाता है, और ये भी दोन भूमि में होगा। और टाण भूमि में आपका इसमें क्या होगा, सुरगुज्जा होगा, ठीक है। दो नया नाम आपके समझ आ रहा होगा, कोदो और सुरगुज्जा, इसको याद कर लीजिएगा इसलिए, ठीक है। तो ये आपका हुआ भदई और अगहनी। यहाँ पर तिल और मक्का भी हो जाता है। रबी फसल जो आपका होता है, जस्ट भदई अगहनी जब कट जाता है तो रबी फसल लगाया जाता है, जिसमें दलहन तिलहन जो है प्रमुख होता है। और दलहन में भी आपका जो है चना को अधिक महत्व दिया जाता है, क्लियर। गेहूं भी लगने लगा है कुछ क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। तो चना लगाने का जो उद्देश्य होता है, इससे ज़मीन में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है धान वगैरह लगाने से, मक्का लगाने से, उस कमी को जो है चना
पूरी कर देता है, क्योंकि यह लेग्यूमिनस प्लांट है। क्लियर। तो ये 4 सीजन हुआ और ये अक्टूबर से आपका चलता है मार्च तक, मार्च अप्रैल तक है ना। यानी कि ये दोनों सीजन जो है आपका कंबाइंड चलता है, और रबी जैसे ही खत्म होता है फिर गर्मा जो है शुरू हो जाता है। तो ये थे फसल के प्रकार। अब झारखंड की कृषि की समस्याओं को कुछ जान लीजिए। देखिए, भारत की कृषि ही समस्याग्रस्त है, तो झारखंड जो है उससे कुछ विशेष जो है अलग नहीं होने। तो झारखंड की कृषि की पहली समस्या को अगर देखा जाए तो यह छोटे जोत, बिखरे हुए भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है 69.2% जोत ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम के हैं। क्लियर। और 0.7% जोत ही ऐसे हैं जो 10 हेक्टेयर से अधिक हैं। ठीक है। जब झारखंड 2000 में बना था अलग स्टेट, तब का यह डाटा है। ठीक है। कुछ भी नया डाटा में हल्का फुल्का हेर फेर होगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या आपका है कि अगर 1 हेक्टेयर से छोटा जोत है, छोटा जोत है, तो आप तो आधुनिक तकनीक का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ट्रैक्टर वहाँ पर कहाँ चलाइएगा, छोटा जोत का अर्थ होता है जो आरी से घिरा हुआ रहता है खेत, तो वहाँ कहाँ चलाइएगा ट्रैक्टर, सोचिए। तो आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है बिखरा हुआ जोत है, चूँकि यहाँ चकबंदी अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, यानी कि जोत जो एक ही आदमी का अलग अलग जगह में है उसको एक साथ नहीं मिलाया जा सका है, क्योंकि भूमि सुधार की जो प्रक्रिया है भारत में अत्यंत धीमी रही है बहुत सारे कारणों पर, वो अलग क्लास का विषय है। तो चकबंदी तो हमारा सफल नहीं हो पाया है झारखंड में अच्छी तरह से। तो जोत जो है छोटे हैं, वो बिखरे हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा समस्या बनता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब जोत का बंटवारा होता है तो किसी एक जगह कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है वो खराब भूमि हो, और अगर अच्छा भूमि होगा तो कोई देना नहीं चाहेगा। ठीक है। तो ये जो समस्या आपका है छोटा और बिखरा हुआ जोत, ये झारखंड का बहुत ही बड़ा समस्या है। दूसरा, निम्न उत्पादकता। कृषि के अगर टोटल उत्पादकता की बात की जाए तो भारत के अपेक्षा झारखंड में अत्यंत निम्न उत्पादकता है। और जो के मामले में जब हमारा झारखंड बना था तो 1100 हेक्टेयर इसका उत्पादन था। ठीक है, उत्पादकता बोल सकते हैं, जबकि इंडिया का उस समय था 1700 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर चावल का स्पेशली जो मुख्य फसल है झारखंड का, तो झारखंड में यह था 1200 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और पूरे इंडिया में 1900 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अंतर है। आज के डाटा के अनुसार भी कुछ हल्का फुल्का बढ़ा होगा, इंडिया का भी झारखंड का भी, लेकिन काफ़ी कम है। एक चीज़ तो क्लियर होता है। ठीक है। तो हमारा जो है झारखंड का निम्न उत्पादकता दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा जो प्रॉब्लम है, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी वगैरह। ठीक है। तो ये सब मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी का बहुत ही कम विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी भी आपका सीमित क्षेत्र में है, आपका कुछ जो है पाट प्रदेश में है, कुछ राजमहल क्षेत्र में है, तो सारा सीमित है। और जो बताया गया है आपको कि 90% क्षेत्र में तो आर्कियन चट्टान का विस्तार है। तो आर्कियन चट्टान से कौन सा मिट्टी बनता है? रेड सॉइल बनता है। इसमें आयरन की अधिकता होती है, ह्यूमस कम होते हैं, इसमें जीवांश कम होते हैं, है ना। उसके अलावा आपका इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि भी कम होता है, तो उर्वरता तो रहती नहीं है। तो उत्पादकता कहाँ से बढ़ेगा और उत्पादन कहाँ से बढ़ेगा? लेटराइट मिट्टी का भी वही हाल है। बहुत सारे क्षेत्रों में, राजमहल पाट क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी भी पाए जाते हैं। तो एक बड़े भाग में लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी की उपस्थिति भी जो है झारखंड की एक समस्या है। सिंचाई, झारखंड में सिंचित भूमि की अगर बात की जाए तो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि 10% से भी कम है। ठीक है।
जिसके कारण जो भी हम लोग खेती करते हैं लगभग 22.7% क्षेत्र पर हम लोग जो कृषि करने में सक्षम है झारखंड में, जो 18 लाख हेक्टेयर के आसपास होता है, उसमें भी हम अच्छी तरह से उत्पादकता नहीं ले पाते हैं। जितना खेत हम लोग यूज कर पा रहे हैं पहाड़ पठार को छोड़ करके, अगर उसमें भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग यूज कर पाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत उत्पादन हो सकता था, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते थे। लेकिन नहीं है हम लोग आत्मनिर्भर, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से अन्य समस्याओं को देखें तो कृषि करने का जो हमारा परंपरागत तरीका है झारखंड में, वो भी उत्पादकता को जो है घटाता है। परंपरागत तरीका मीन्स पुराने यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, वही हल वगैरह अधिकांश किसानों के द्वारा यूज किया जा रहा है। जोत छोटे छोटे हैं तो आधुनिक तकनीक का जो है प्रयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कीटनाशकों का प्रयोग हो या फिर उर्वरक का प्रयोग हो, ठीक है, या बिजली का प्रयोग हो कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि विकसित राज्य जो हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, उनसे तो काफ़ी कम है। यहाँ तक कि हमारे नॉर्थ में जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार, ठीक है, वो भी कृषि प्रदेश है लेकिन कृषि के क्षेत्र से उससे भी पिछड़ा माना जाता है। तो इनके प्रयोग पर हेक्टेयर उर्वरक का कितना प्रयोग है, पर हेक्टेयर बिजली हम लोग कितना किलोवाट यूज करते हैं, ठीक है, या आपका कीटनाशक क्या यूज करते हैं, तो पूरी तरह से हम लोग काफ़ी पीछे हैं, ठीक है, जिसके कारण भी हमारा कृषि जो है पिछड़ापन की स्थिति में है। यहाँ पूंजी की कमी है, चाहते भी हैं कोई किसान की कुछ नया करें, ठीक है, नया स्टार्टअप करें कृषि के क्षेत्र में, तो पूंजी की कमी उनके लिए आड़े आती है, ठीक है। बैंक का बहुत ज़्यादा सहयोग झारखंड के कृषकों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंपरागत तरीके से खेती कर यथावत जीवन स्तर को जो है ऊंचा नहीं उठा पाते हैं। अगला जो समस्या यहाँ पर है, आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न के क्षेत्र में हम लोग जो हैं आत्मनिर्भर नहीं हैं। अनाज के क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में एक चीज़ तो मैंने बताया कि अंडा और मांस के क्षेत्र में झारखंड जो है आत्मनिर्भर है। झारखंड जब अलग राज्य बना था उस समय अनाज की आवश्यकता हमें कितनी थी? 46 लाख टन। उत्पादन झारखंड क्षेत्र से कितना था? 23 लाख टन। 50% लॉस में चल रहे थे। दूध का आवश्यकता था 21 लाख टन, उत्पादन होता था 10 लाख टन, ठीक है। सब्जी में कुछ ठीक ठाक है पोजीशन झारखंड का, अच्छा खासा होता है सब्जी। 23 लाख टन, 20 लाख टन उत्पादन हो जाता था। फल में स्थिति खराब है, 10.5 लाख टन की ज़रूरत है, उत्पादन हो पाता है झारखंड में, ठीक है। इसे आप करेंट डाटा से अपडेट कर सकते हैं अगर मिल जाता है दोनों तरफ का। मुझे आधे अधूरे डाटे मिल रहे, आंकड़े मिल रहे थे, ठीक है, जिसके कारण मैंने उसी को रहने दिया है भी। अगर आपको पूरा आंकड़ा मिल जाता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप चेंज कर लेंगे। लेकिन जो आपका ये रहेगा, परफॉर्मा रहेगा, यही रहेगा, ठीक है, इसको चेंज मत कीजिएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर जगह जो हम लोग पिछड़े हुए हैं कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला जो समस्या है अपर्दन। उसके बाद जो समस्या है सूखा। देखिए, कृषि जो है पूरी तरह से सॉइल से जुड़ा हुआ है। सॉइल उर्वर तो कृषि अच्छा होगा, और सॉइल अगर फर्टाइल नहीं है तो कृषि खराब होगा। और अपर्दन जो है सॉइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। पिछले क्लास में मैंने इसे समझाया था, ठीक है। तो यहाँ का जो अपर्दन का समस्या है नॉर्थ झारखंड और मिडिल झारखंड में अत्यधिक है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ की भूमि जो है, और दूसरा जो है अपर्दन का एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर हो ही रहे हैं, और साथ ही खनन कार्य जो होते हैं उससे भी भूमि जो है अपर्दन का शिकार होता है। सूखा की अगर बात की जाए तो इसके क्लासेस 1-2 क्लासेस के बाद होंगे झारखंड में सूखा। तो सूखा का जो क्षेत्र है झारखंड का उत्तर पश्चिम इलाका है, ठीक है। पलामू प्रमंडल प्रसिद्ध है सूखा के लिए। सिर्फ झारखंड का प्रसिद्ध सूखा क्षेत्र नहीं है, वो पूरे भारत के सूखा क्षेत्र में आता है। पलामू, गढ़वा, लातेहार का कुछ पार्ट, ठीक है। तो इस कारण वहाँ पर कृषि जो है अगर आप मैनेजमेंट करके नहीं करते हैं, शुष्क कृषि इजराइल की तरह नहीं करते हैं, तो वहाँ आप कभी भी कृषि के क्षेत्र में वहाँ पर विकास नहीं कर पाएंगे।
सूखे क्षेत्रों में, ठीक है, वहाँ बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि जल का भारी अभाव होता है, लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो ये सब जो थी झारखंड की कृषि की समस्याएं थी। अब इसका समाधान क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला तो है जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, दूसरा जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। तीसरा जो है सिंचाई, कीटनाशक, उर्वरक, बीज, उच्च नस्ल के बीज, कृषि संलग्न गतिविधियां, भंडार गृह, मंडी, एमएसपी, यातायात, कृषि योजनाएं, और छठा जो है कृषि संबंधी शोध, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, कृषि संबंधी शोध, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, लोगों को जोड़ना। यहाँ पर देखिए समस्याओं के समाधान के लिए पहला तो इस दोनों सेक्शन को अलग अलग दृष्टि से देखना होगा। यहाँ पर है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, मैंने वर्षा ठीक ठाक है, झारखंड का एवरेज वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। 120 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र में ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर अधिक वर्षा हो रहा है तो झारखंड में नहर बना लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि झारखंड के उच्चावच जो है अत्यंत विषम है। यहाँ पर नहर निर्माण जो है संभव नहीं है। यहाँ की नदियाँ जो हैं सदाबाही नहीं हैं, ये बरसाती नदियाँ होती हैं, इसलिए भी नहर निर्माण का संभव नहीं है। चट्टान यहाँ का कठोर होता है, आग्नेय चट्टान होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ फटाफट आप काट करके कटिंग करके नहर नहीं बना सकते हैं, उचित ढाल नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ की नदियाँ, ठीक है, मस्तमौली होती हैं, जहाँ चाहें वहाँ बह जाएं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नहर संभव नहीं है। तो संभव क्या है, यहाँ तालाब है, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन है, उद्वह सिंचाई हिंदी में बोला जाता है उसको, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे चेक डैम का निर्माण किया जाता है। बड़े डैम को निर्माण करना जो है उचित नहीं है। उसकी स्थिति कोयलकारो, चांडिल डैम या दामोदर के आप देख रहे हैं, ठीक है। दामोदर तो पूर्ण किसी तरह से हुआ है लेकिन उसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं। लेकिन कोयलकारो, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट हो गया, ये सब जो है विरोध के भेंट चढ़ चुका है। ये जो बस चल रहा है, काम लंबे समय से चल ही रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे डैम वहाँ पर बनाए जा सकते हैं ताकि सिंचाई की सुविधा जो है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। नहीं चाहिए कि पूरा एकदम आस पड़ोस राज्य तक भी पानी पहुँचे, ये सब उद्देश्य से नहीं बनाना चाहिए। छोटा छोटा चेक डैम जो है बहुत ही बेस्ट होता है। तो 120 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र में हो, 120 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में क्या हो सकता है। तो इजराइल में भी देखिए वर्षा का काफ़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको शुष्क कृषि करना होगा। ऐसे फसल प्रणाली अपनानी होगी जो
कम वर्षा में, कम पानी में भी आपका जो है सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन दे सकते हैं। इसमें दलहन तिलहन वगैरह कर सकते हैं आप उत्पादन। दलहन से क्या होता है कि मिट्टी भी उर्वर रहता है। उसके अलावा जल संरक्षण तकनीकों को भी इस क्षेत्र में बढ़ावा देना होगा ताकि वाटर लेवल जो है नीचे से आपका हाई हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर शुष्क कृषि तकनीक के अलावा और कुछ उपाय नहीं है। जल संरक्षण करना होगा, मृदा संरक्षण करना होगा, क्योंकि जब मिट्टियाँ शुष्क हो जाती हैं तो यथाशीघ्र जो है अपर्दन का शिकार हो जाते हैं। तेज आंधी आया तो मृदा उड़ गया, पानी के साथ तो फिर नहीं, पानी तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। मेन वहाँ पर जो होता है पवन अपर्दन का ज़्यादा प्रभाव जो है इस क्षेत्र में दिखता है, तो उससे भी बचने का उपाय करना चाहिए। अब आइए सिंचाई सेक्शन। 10% के आसपास सिंचाई है। तो विशेषज्ञों का कहना है झारखंड के संबंध में कि झारखंड तब तक सूखाग्रस्त रहेगा, खास करके नॉर्थ वेस्ट पार्ट, कुछ नॉर्थ पार्ट भी आप ले सकते हैं, जब तक कि झारखंड में 50% की सिंचाई व्यवस्था न कर दी जाए। यानी कि जितने भी खेती योग्य, कृषि योग्य ज़मीन है उसके 50% क्षेत्र पर हमको क्या करना होगा। अगर हम कृषि सिंचाई की व्यवस्था कर पाते हैं तो झारखंड सूखा से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कीटनाशक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक और बीज, यहाँ एक और लिख सकते हैं आप जैविक उर्वरक। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और HYV है ना, हाइल्ड वेराइटीज सीड्स जो होते हैं, इसका प्रयोग जो है सीमित मात्रा में झारखंड में होता है। एक तो महंगा है, ठीक है, और दूसरा तो आप जान ही रहे हैं खेत यहाँ का थोड़ा सा जोत जो है छोटा छोटा है, जिसके कारण किसान घबराते हैं, उनके पास पूंजी भी नहीं होती है, ठीक है। सब्सिडी के बावजूद वे नहीं खरीद पाते हैं। तो ये आपका समस्या हो गया कि कीटनाशक उर्वरक और बीज से रिलेटेड। और सिर्फ यहीं पर समस्या नहीं होता है, एक तो अधिशेष उत्पादन नहीं बचता है, सरप्लस प्रोडक्शन इनके पास नहीं बचता है, और अगर बच भी गया, ठीक है, तब समस्या दूसरी शुरू होती है, ठीक है। MSP सही ढंग से मिलेगा कि नहीं, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छी तरह से मिलेगा कि नहीं। पहले तो मंडी पहुँचें, मंडी वो पहुँच पाएंगे कि नहीं। मंडी क्यों नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि यातायात का प्रॉब्लम है। आज भी गांव में सड़क अच्छी तरह से 12 माह से सड़क नहीं बन पाए हैं। बरसात में सड़क जो होते हैं चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है, तो व्हीकल्स का चलना जो है काफ़ी टफ हो जाता है, समझ रहे हैं ना। मंडी हो गया, कोल्ड स्टोरेज को आप डाल सकते हैं, भंडार गृह को डाल सकते हैं। भंडार गृह का भी प्रॉब्लम्स है, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर, पंचायत स्तर पर जो भंडार गृह होना चाहिए उसका भारी अभाव है। और तो कोल्ड स्टोरेज तो बहुत कम है झारखंड में, ठीक है, जिससे आपके उत्पाद जो हैं जल्दी नष्ट होते जाते हैं। बिचौलियों की समस्या है। जब भी आपका प्रोडक्शन होता है तो उस समय क्या होता है कि एट ए टाइम जो है आप देखिएगा कि उसका रेट जो है गिरा हुआ रहता है। उस टाइम जो है बिचौलिए, दलाल जिसको कहा जाता है, बिचौलिए जो होते हैं बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। उनके पास पूंजी होता है, वे अधिक से अधिक अनाज को उस समय खरीद लेते हैं, खाद्यान्न को खरीद लेते हैं और कहाँ रख देते हैं उसको, भंडार गृह वगैरह में सुरक्षित रख के फिर दाम बढ़ा करके, फिर जब दाम बढ़ता है तब बेचते हैं। वही किसान जो कम दाम में बेचा था बेचारा, वो बाद में अधिक दाम में अपने ही उत्पाद को खरीदने को मजबूर होता है, ठीक है। तो अधिकांश लाभ कौन ले लेते हैं इसमें, बिचौलिए ले लेते हैं। ये झारखंड में जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक जो झारखंड के लिए पॉजिटिव चीज़ है, सिक्किम आप देख रहे हैं कि पहला जैविक राज्य हमारा बन चुका है भारत का सिक्किम, उसके बाद उत्तराखंड बना, ठीक है। झारखंड में भी जैविक राज्य बनने की पूरी क्षमता है, ठीक है, क्योंकि पशुपालन के लिए तो यहाँ पर बहुत बेस्ट है, शायद कृषि से भी बहुत पॉजिटिव है इसलिए। और जैविक कृषि जो है पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है, समझ गए ना, केवल ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जुड़ा हुआ है। और दूसरा हम लोग देख चुके हैं रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक और जो भी रसायन से संबंधित चीज़ हैं उसका नुकसान जो है पर्यावरण को, खेत को, स्वास्थ्य को, मानव स्वास्थ्य को, भूमि मृदा स्वास्थ्य को भारी अत्यधिक उठाना पड़ा है, ठीक है। इस स्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम जो है बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करें। ये जो कहा जाता है इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स कहे जाते हैं और ये सस्ते भी हो सकते हैं। अगर कृषकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए तब वो अपने जैविक जो आपका खाद है खुद ही तैयार कर सकते हैं और अपने खेत में
अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पशुपालन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारा जो है आपका सॉल्व है। उसके बाद आपका आता है कृषि संलग्न गतिविधियाँ। एक तो पशुपालन है ही, उसके अलावा भी झारखंड में बहुत सारी जो है आपकी संभावनाएं हैं, ठीक है। ये पिछले क्लास में जब हम लोग वन पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने समझाया था, ठीक है, कौन कौन से वन उत्पाद होते हैं। वहाँ से बहुत सारा पॉइंट्स यहाँ लिखने को आपको मिल जाएगा। पहला तो आपका हो सकता है रेशम कीट का पालन, ठीक है। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ हैं, चाहे वट वृक्ष हो, पीपल हो, या फिर आपका केंदू हो, बैर हो, क्लियर, प्लास हो, इस सब में जो है रेशम कीट का आपका पालन अच्छी तरह से हो सकता है। तो इससे जो है झारखंड को तसर रेशम के क्षेत्र में झारखंड में विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। उसके अलावा लाह हुआ, हालांकि लाह के विकल्प आ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा मांग है चूड़ियाँ बनाने में, चूड़ियाँ कपड़े को रंगने में, ठीक है। तो लाह, फिर कत्था हो गया, पलामू क्षेत्र में पान वगैरह में यूज होता है। तो ये जो आपके कुछ क्षेत्र हैं, उसके अलावा शहद उत्पादन की पूरी संभावना जो है आपके झारखंड में है, ठीक है, शहद उत्पादन। अब पशुपालन तो है ही, पशुपालन में आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, सूअर पालन कर सकते हैं, गाय भैंस यानी कि मवेशी पालन कर सकते हैं, बकरी कर सकते हैं। उससे बहुत सारे लाभ हैं। एक तो उसके बाय प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, मांस होते हैं, ठीक है, मांस, अंडा, क्लियर। उसके अलावा दूध हो गया, दूध को भी अगर आप प्रोडक्ट के रूप में बदलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की जा सकती है उससे, तो दाम बढ़ जाता है। जब भी आप प्रोसेस्ड कर देते हैं किसी फूड को, जैसे दूध है, उसको प्रोसेस्ड करके आप दही बना दिए, मक्खन बना दिए, पनीर बना दिए, घी बना दिए, उसका रेट जो है काफ़ी हाई हो जाता है। तो ज़रूरत है उसके लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, ठीक है। लेकिन आप अगर दूध ही निर्यात कर जाते हैं तो फिर तो आपको वो लाभ से आप वंचित हो जाते हैं, ठीक है। विकसित देश सही कि इसलिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो है अत्यधिक महत्व देते हैं। और जो संभावना है कृषि से संबंधित, बागवानी, ठीक है, फल और सब्जी। सब्जी में हम लोग जो है पूरी तरह से अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है झारखंड। सब्जी के प्रोडक्शन को खास करके बड़े बड़े शहरों, जमशेदपुर हुआ, रांची हुआ, बोकारो हुआ, धनबाद हुआ, बड़े बड़े शहरों के आसपास जो है सब्जी के प्रोडक्शन को हम लोग जो है वृद्धि, सब्जी के प्रोडक्शन को प्रोत्साहन दे सकते हैं। जो भी आपके बड़े शहर हैं, आसपास के गाँव को वेजिटेबल बेल्ट बनाया जा सकता है, क्लियर। फलों का उत्पादन भी कुछ झारखंड में संभव है, ठीक है। उन फलों को प्रोत्साहन देने के लिए झारखंड को विशेष जो है योजना लानी चाहिए, क्योंकि फलों की में भी झारखंड की स्थिति जो है काफ़ी बुरी है, और अधिकांश फल बाहरी राज्यों से या अलग देशों से झारखंड को मंगाना पड़ता है। तो इस ढंग से यहाँ पर जो है आपकी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे झारखंड की कृषि संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कृषि से संबंधित योजनाओं में मैं चर्चा कर चुका हूँ, बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। जो JPSC पेपर 1 के लिए मैंने योजनाएं बताई थी, उसमें कृषि संबंधित बहुत सारे योजनाएं हैं। और झारखंड की जब योजनाएं बनाऊंगा तो झारखंड की कृषि की योजनाएं आ जाएंगी। तो उस पर तो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड हुआ या इनाम वगैरह हुआ, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हुआ। तो जो भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे राज्य के हों या केंद्र के हों, ठीक है, योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। सरकार बस यही ध्यान दे। या फिर किसान मानधन योजना के तहत आपका मनी भी दिया जा रहा है, तो किसानों तक सारा लाभ जो है पहुँचे, तो निश्चित रूप से उन्हें जो है प्रोत्साहित करने को एक अच्छा साधन ये बन सकता है, ठीक है। और किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। कृषि संबंधित शोध, प्रशिक्षण और प्रदर्शनी। शोध चाहे मान लीजिए बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में हो गया या झारखंड से बाहर कहीं भी हुआ, लेकिन अगर झारखंड में शोध होता है, यहाँ के पर्यावरण और मिट्टी के अनुसार नए बीज बनाए जाते हैं, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के कृषकों को ज़्यादा लाभ हो सकता है और अच्छा प्रोडक्शन वो गेन कर सकते हैं। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहना है कि शोध कर लिए, शोध पत्र में वो बंद है, ठीक है। उस शोध को जो है, उस शोध को प्रदर्शनी के माध्यम से एक किसान तक पहुंचाना होगा। प्रदर्शनी आपका हाट बाज़ार में हो सकता है, ब्लॉक में हो सकता है, या किसी भी ऐसे
सामूहिक प्रदर्शनी का आयोजन स्पेशली सरकार के द्वारा किया जा सकता है, मेला वगैरह में किया जा सकता है। तो प्रदर्शनी होने से या फिर प्रचार प्रसार आजकल सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। लोगों तक पहुंचना चाहिए, फिर इंटरेस्टेड लोगों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो नए नए शोध होते हैं, नए नए सर्वेक्षण होंगे झारखंड के संदर्भ में कि मृदा कैसी है, फसल कौन सा होना चाहिए, तो जब नया चीज़ कोई चीज़ होता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत कोई सीख जाता है, इसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है। तो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं मत्स्य पालकों, एक मत्स्य पालन भी हो सकता है संलग्न गतिविधियों में, झारखंड में काफ़ी संभावना है, ठीक है। मत्स्य पालक हों या फिर आपका कृषक हों, तो सारे के सारे जो हैं आपका मत्स्यन भी इसमें होगा, है ना, बाकी जो भी मैंने बताया उसके साथ साथ। तो उन लोगों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए और लोगों को भी जागरूक रहना होगा इसके लिए, ठीक है, कि कृषि के क्षेत्र में नया क्या हो रहा कि उसका लाभ जो है उठाया जा सके। तो ये सारे जो हैं उपाय हैं और योजना जितने भी हैं वो डाले जा चुके हैं। इंडिया के जो प्लान्स हैं और जो झारखंड के प्लान्स है और जो पॉलिसी 2 सेक्शन बचा हुआ है तो उसमें प्लान्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप एग्रीकल्चर योजना, अगर उस तरीके से कुछ प्रश्न आता है तो आपका यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। तो ये था आपका झारखंड की कृषि के विकास, ठीक है, कृषि से संबंधित समस्याएं और उसका समाधान के लिए। अगला जो हमारा क्लास होगा वो झारखंड के कृषि प्रदेश का होगा, ठीक है। इस क्लास को अच्छी तरह से आशा है आप समझ गए होंगे, और जो भी इस चैनल पर नए हैं शीघ्र सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।